वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हम कुछ विशेष चीज़ों को सीखेंगे, तो आइए अब उन्हें हम सीख लेते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर है 3, उसका नाम दिया हुआ है संख्याओं के साथ खेलना, जिसका मतलब है कि यहाँ हम इस पूरे चैप्टर में संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो संख्याओं के बारे में जिन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं, उनके कुछ सबसे पहला जो टॉपिक है उसका, तो उसे हम लिख लेते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज जो है, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे संख्याओं के गुणनखंड निकाले जाते हैं और कैसे संख्याओं के गुणज निकाले जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 और 3। यहाँ पर जो संख्या हमारे पास दी हुई है 2 और 3, हम इसके सबसे पहले गुणज निकाल के देखेंगे। तो जो गुणज है, गुणज का मतलब होता है कि दी हुई संख्या को प्राकृतिक संख्याओं के साथ गुणा करना, और जो हमें हल प्राप्त होता है वो उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। जैसे हमारे पास पहली संख्या है 2, तो इसको हम यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ गुणा करें, जैसे 2 गुणा 1 बराबर 2 प्राप्त होगा, 2 गुणा 2 हमें 4 प्राप्त होगा, 2 गुणा 3 हमें 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये संख्याएं आगे चलती रहेंगी और ये हल भी आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर वो हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, और उसके बाद हम जिन संख्याओं से उसे गुणा करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राप्त हल जो है वो गुणज कहलाता है। इसी के विपरीत यदि कोई हम संख्या लें जो बड़ी संख्या हो, जैसे 100, और 100 को हम छोटी छोटी संख्याओं के टुकड़ों में बांट दें, तो जैसे इसमें हम सबसे छोटी संख्याओं से भाग देना शुरू करें, जैसे 2 से भाग दें, तो 2 से भाग देने पर हमें 50 प्राप्त होता है। 50 में फिर से 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। 25 में अब 5 से भाग दिया जा सकता, तो हम 5 से भाग देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, फिर 5 से भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो 100 है उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 100 बराबर से 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर प्राप्त जो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, ये दी हुई संख्या के लिए गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है दी हुई संख्या के छोटे छोटे टुकड़े, और टुकड़े कौन से होंगे? जो गुणा के रूप में उपस्थित हों। तो हमें यहाँ दी हुई संख्या के ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिसमें हम यहाँ पर उनको गुणा के रूप में लिखें, और उन सभी को हल करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो गुणनखंड का मतलब होता है दी हुई संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित करना। और गुणज जो है वो किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त होने वाली संख्या को गुणज कहा जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसका नाम है विभाजकता। विभाजकता का मतलब होता है कि कोई संख्या जो हमें पहले से दी हुई है, यदि हम उस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं। यदि उसमें 5 से पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यह 5 के विभाजकता का नियम होगा कि उसे वो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। तो यहाँ एक हम उदाहरण में लिख रहे हैं एक संख्या 2520। ये एक संख्या है जिस संख्या में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 से 10 तक के बीच में जो 2520 में उससे हम भाग दें और भाग पूर्ण रूप से ना जाए। तो हम इसमें इस संख्या को यहाँ कहा जाएगा कि विभाजकता के नियम के अनुसार, जो विभाजकता का नियम, चाहे वो 1 के विभाजकता का नियम हो या 2 का हो या 3 का, इसी प्रकार से चाहे वो 10 का नियम हो या फिर 11 का, तो वो सभी नियमों को पालन करता है और उसके बाद में
2520 में उससे भाग दिया जा सकता है। तो हम यहाँ विभाजकता के बाद ये ज्ञात करेंगे कि कैसे हम सभी विभाजकताओं को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि 2 की विभाजकता का नियम क्या है, 3 की विभाजकता का नियम क्या है, ताकि हम आगे आने वाली सभी संख्याओं को बिना भाग दिए ये पता लगा सकें कि क्या उस संख्या में दी हुई संख्या से भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो आइए अब इसे हम सीख लेते हैं। देखिए विभाजकता के नियम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 के नियम की। 2 का नियम, जो 2 का नियम है ये उन संख्याओं में भाग दिया जा सकता है इससे जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक यदि दिखाई देता हो या फिर आता है तो हम उस संख्या में आसानी से 2 से भाग दे सकते हैं। इसके लिए हम उदाहरण करके देख सकते हैं, जैसे 16, तो 16 में अगर हम भाग देकर देखना चाहें 2 से, तो 2 से भाग देंगे। जब 1 में भाग नहीं जाएगा तो 1 और 6 दोनों में एक साथ भाग देंगे, तो 2 से 8 बार 16 में भाग चला जाता है। एक और उदाहरण, जैसे 5 और 4। इस संख्या के अंत में यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 5 और 4 जो 54 है, इसमें भी 2 से आसानी से भाग जा सकता है। तो हम यहाँ पर भाग दे के देखते हैं। जब हम 2 से 5 में भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। और उसके बाद 5 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब हम 4 को यहाँ लिख सकते हैं, तो ये संख्या बन गई है अब 14। 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 14, और ये भाग पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 54 में 27 बार भाग जाता है। तो इसी प्रकार से 2 के विभाजकता का नियम हमें यही बताता है कि जिन संख्याओं के अंत में हमें 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक प्राप्त होता है तो उस संख्या में 2 से आसानी से भाग दिया जा सकता है। हमें इस प्रकार भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले नियम के बारे में, वो है 3 के विभाजकता का नियम। 3 के विभाजकता का नियम, 3 के विभाजकता के नियम के अनुसार जब हम किसी संख्या में भाग दें और उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ पहले नियम को लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग चला जाए तब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि यदि हम एक संख्या लें यहाँ पर 36, तो हमारे पास एक संख्या है 36। अब इसके अंकों को यदि हम ध्यान से देखें तो इसके अंक हैं 3 और 6। जब हम 3 और 6 दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 + 6 बराबर से 9। और 9 को 3 से यदि विभाजित करके देखा जाए तो 9 में 3 से आसानी से भाग जा सकता है 3 बार। तो हमें भाग जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो कितनी भी बार भाग जाए, लेकिन भाग जो है वो पूर्ण होना चाहिए। यदि यहाँ पर भाग पूर्ण हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस पूर्ण संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। इसके अलावा कोई और अंक भी या फिर कोई और संख्या हम देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 1 और उसके बाद देखिए इस अंकों को अगर ध्यान से देखें, 1 + 2 3 और 1 4। 4 में अगर हम यहाँ पर 2 और जोड़ दें, चाहे उसको 1 + 1 करके जोड़ें या फिर सीधा ही हम यहाँ पर 2 लिख दें, तो हमें प्राप्त होगा कि ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं बराबर 1 + 2 + 1 + 2, तो सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और उसके बाद 3 और 1 4 और 2 6। तो 6 में फिर 3 से भाग देकर देखेंगे तो भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो इस प्रकार इस पूर्ण संख्या में भी
3 से भाग चला जाएगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि 3 की विभाजकता के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग चला जाए तो उस संपूर्ण संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। इसी कारण से 3 के नियम का उपयोग करके कुछ अन्य सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे इसी संख्या को हम ध्यान से देखें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1 2 1 2 ये संख्या है। इसमें से यदि हम बाईं ओर से दूसरे स्थान के अंक को हटा दें तो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी 1 खाली जगह फिर 1 और फिर 2। और हमसे पूछा जाए कि यहाँ 0 से और 9 तक के अंकों के बीच में कौन सा अंक लिखें ताकि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो इसीलिए हमें यहाँ आवश्यकता होगी कि जो योगफल है वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो इसको देखिएगा 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर है अभी 4। अब 4 के बाद हमारे पास जो अंक हैं वो होंगे 0 से लेकर 9 तक के, जिसमें से हमें चाहिए ऐसा अंक जो इसको 3 के विभाजित अंकों के रूप में परिवर्तित कर दे। जैसे 4 में यदि हम +2 जोड़ दें, सबसे पहला जो अंक है वो 2 होगा और उसके बाद जो भी हम अंक इसमें लेने वाले हैं वो अंक ऐसा होना चाहिए जो 3 के अंतराल के बाद आता है ताकि उस संख्या में आसानी से भाग जा सके। तो 2 के बाद 3 अंक छोड़ दिए जाएं तो हमें प्राप्त होगा 5 और उसके बाद 3 अंक फिर से छोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 8। तो यहाँ पर जो ये अंक होंगे तो इन सभी अंकों में हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि संख्या बनेगी 1 2 1 2, उसके बाद 1 5 1 2 और उसके अलावा 1 8 1 2। ये तीनों वो संख्याएं होंगी जिनमें 3 से पूर्ण रूप से भाग जा सकता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी संख्या का पता भी लगा सकते हैं और 3 के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पर। आगे है अब हमारा 4 का नियम। तो अब हम बात करेंगे 4 के विभाजकता के नियम के बारे में। तो 4 के विभाजकता का नियम कुछ इस प्रकार होता है कि दी हुई संख्या, जो संख्या में पहले से दी हुई है, यदि उसके दाईं ओर से या फिर हम कहें इकाई अंक की ओर से 2 अंकों को लेकर यदि हम उसमें भाग दें 4 से और उस संख्या में पूर्ण रूप से 4 से भाग चला जाए तो हम कह सकते हैं उस संपूर्ण संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। जैसे इसको हम पहले लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए तब संपूर्ण संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैसे यह नियम काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह संख्या पहले से ही 2 अंकों की दी हुई है तो हमें संपूर्ण संख्या में भाग देकर देखना ही होगा। लेकिन यदि कोई संख्या 3 अंकों की है तो हमें आवश्यकता नहीं कि हम 3 अंकों की संख्या में भाग दें, हमें बस अंत से 2 अक्षरों को या फिर 2 अंकों को लेना होगा जो है इसमें 12। और हम देखेंगे क्या 12 में 4 से भाग जाता है। तो हम देख सकते हैं 4 से जब 12 में भाग देते हैं तो 3 बार उसमें पूर्ण रूप से भाग चला जाता है। और इसके अलावा यदि हम चाहें तो इस संपूर्ण संख्या में भी 4 से भाग देकर देखना चाहें तो देख सकते हैं जो होगा 2 1 2 और इसमें भाग देंगे हम 4 से। तो 4 से भाग देने पर 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो हमें 20 इस प्रकार से प्राप्त होगा। और उसके बाद 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 2 को यहाँ उतार सकते हैं। और फिर से वही स्थिति आएगी कि यहाँ पर हमने जैसे 4 से 12 में भाग दिया था, फिर से यहाँ 4 से 12 में भाग देंगे जो 3 बार भाग जाएगा और यहाँ 12 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यदि हम संपूर्ण संख्या में भाग नहीं देना चाहते, चाहे वो संख्या 3 अंकों की हो या फिर 5 अंकों की या 8 अंकों की या बड़ी से बड़ी कोई और संख्या हो, तो उसके अंतिम 2 अंकों में यदि हम 4 से भाग दें तो हमें पता चल सकता है कि क्या उस संपूर्ण संख्या में 4 से भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो अब आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले नियम के बारे में जो है 5 के विभाजकता का नियम।
अब हम बात करेंगे हमारे 5 के नियम के बारे में। 5 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिससे जब हम भाग देते हैं तो यह उन्हीं संख्याओं में भाग दे सकता है जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो, जिसे 0 कहते हैं, या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो जिन संख्याओं के अंत में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तब वह पूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि कोई हम संख्या लिखें, चाहे वो 2 अंकों की हो, 5 अंकों की या फिर 10 अंकों की, यदि उस संख्या के अंत में 0 आ जाए तब भी वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, और यदि उस संख्या के अंत में 5 आ जाए तब भी वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 45 जो अंक है। अब इस संख्या में अब हम यहाँ पर भाग देंगे 5 से, तो 5 से भाग देने पर, जब 5 से इसमें हम भाग देते हैं तो यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। 4 जो है वो छोटी संख्या है या छोटा अंक है, इस वजह से 4 में भाग नहीं जाएगा। 4 और 5 45 में हम एक साथ भाग देंगे तो 5 से 45 में 9 बार भाग जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 45। इसके अलावा यदि कोई दूसरा उदाहरण देखना चाहें, जैसे 1 2 3 4 और 5, इस संख्या के अंत में यहाँ 5 दिया हुआ है, और अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि संख्या काफ़ी बड़ी है, 5 अंकों की संख्या है। तो इस संख्या में भी क्या 5 से भाग जाएगा या नहीं, तो एक बार भाग देकर देखते हैं। तो 5 से जब भाग दिया जाएगा तो दोनों अंकों में देंगे, तो ये 12 है। 5 से 2 बार भाग जाएगा 10, उसके अलावा यहाँ से 2 बचेगा, इसको 3 लिखेंगे, 23 हो जाएगा ये। 5 से फिर इसमें भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा 20, और उसके बाद 3 बचेगा, फिर यहाँ से 4 लिख सकते हैं, और उसके बाद 5 से यहाँ भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा और हमें प्राप्त होगा 30। अंत में 4 यहाँ से और 5 को यहाँ नोट कर लेंगे, हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई है 45। तो यहाँ पर 45 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पहले से हम देख चुके हैं कि 45 में 5 से भाग चला जाता है, तो 5 से 45 में भाग देंगे, 9 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर 45 आएगा और ये भाग पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी संख्या में भाग दिए बगैर, किसी विभाजन प्रक्रिया को पूर्ण किए बगैर ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या उस संपूर्ण संख्या में 5 से भाग जाएगा या नहीं, तो उसके लिए हमें बस इस नियम की आवश्यकता होगी, जिसमें हमें देखना होगा क्या किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हैं या नहीं। अगर वहाँ पर 0 और 5 में से कोई भी अंक है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, और नहीं है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो आइए अब हम हमारे अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, जो है 6 का नियम। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले नियम के बारे में, जो है 6 का नियम। 6 के नियम के अनुसार यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसमें 2 का नियम काम करता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए और साथ ही 3 से भी उसमें पूर्ण रूप से भाग चला जाए। यदि कोई संख्या 2 के विभाजकता के नियम और 3 के विभाजकता के नियम को संतुष्ट करती है, तो हम कह पाएंगे कि वह 6 के विभाजकता के नियम को भी संतुष्ट करेगी। इसका मतलब जिस संख्या में यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, तब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हमें बस इतना ध्यान देना होगा कि क्या वह संख्या 2 के विभाजकता के नियम का पालन करती है, और साथ ही क्या वह संख्या 3 के विभाजकता के नियम का भी पालन करती है या नहीं करती है। तो इसको हम सिर्फ एक उदाहरण से पहचान सकते हैं। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। जैसे हम एक संख्या लिख लेते हैं 72।
तो जो संख्या है हमारे पास 72, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यह 2 के विभाजकता के नियम का पालन करती है या नहीं। 2 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ अंतिम अंक 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 से भाग जा सकता है। इसके अलावा 3 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों में योग करने पर उसके योग में 3 से भाग चला जाए तो उस संपूर्ण संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो हम योग करके देख लेते हैं। 7 + 2 बराबर से 9 होगा, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब है 3 से इस संपूर्ण संख्या में भी भाग जा सकता है। और जब कोई संख्या दोनों ही नियमों का पालन करती है तो इसका मतलब है वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब इसके लिए हम इसमें 6 से भाग देकर देख सकते हैं। तो आइए उसे देख लेते हैं। 72 में हम 6 से भाग देंगे। 6 से 7 में एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर 6 घटाने पर हमें 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। 6 से 12 में 2 बार भाग जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 72 में 6 से आसानी से भाग दिया जा सकता है। तो हमें 6 के विभाजकता को देखने के लिए बस ये याद रखना होगा कि क्या कोई संख्या 2 और 3 दोनों की विभाजकता के नियम को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। अगर इनमें से किसी एक नियम का पालन हो और एक नियम को छोड़ दिया जाए तो हम कह पाएंगे कि वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम अपने अगले नियम की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें आपको हम एक चीज़ बता सकते हैं कि 6 के बाद जो विभाजकता का नियम है वो 7 के लिए नहीं होता है। 7 के लिए अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे ही हमारे पास या कोई शॉर्ट ट्रिक होगी आपको बताने के लिए तो हम वो आपको अवश्य अभी बताएंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नियम होगा वो होगा 8 का नियम। तो अब उसे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे अगले नियम के बारे में, जो होगा 8 का नियम। 8 का जो नियम है वो संख्या 4 के नियम की तरह ही होता है। लेकिन हमने देखा कि 4 का जो नियम है वो अंत की किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों पर काम करता है, लेकिन जो 8 का नियम होगा वो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों पर काम करता है। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग चला जाए तब उस पूर्ण संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। और इस बात से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह संख्या जो है क्या वो 3 अंकों की संख्या है या फिर 4 अंकों की है या फिर 5 अंकों की। वह संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है, बस हमें ये ध्यान देना होगा कि उसके अंतिम 3 अंक कौन से हैं, क्या उनमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब इसके बाद हम एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं, जैसे 1, 0 और 4। जो 104 है, अब इस संख्या में अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि क्या 8 से भाग जा रहा है। क्योंकि यह 3 अंकों की ही संख्या है तो हमें यहाँ पर इसमें भाग देकर देखना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भाग देते हैं 8 से। तो 8 से 10 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा 8, घटाने पर हमें 2 मिलेगा, 4 को यहाँ नोट कर सकते हैं। 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और यहाँ पर 24 हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 104 में आसानी से 8 से भाग दिया जा सकता है। अब इसी ही प्रकार यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 104 हों, जैसे 1, 1, 0, 4, यदि हमारे पास एक संख्या 1104 1104 हो तो हम कह पाएंगे कि इसके अंतिम 3 अंक 104 ऐसे हैं जिनमें 8 से भाग जा सकता है। अतः इस संपूर्ण संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा, जिसको हम एक बार भाग करके देख भी लेते हैं। जैसे 8 से सबसे पहले भाग देंगे तो हम यहाँ 11 में भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार और यहाँ लिखेंगे 8, हमें प्राप्त होगा
3 और यहाँ 0। 8 से फिर इसके बाद हम यहाँ पर भाग देंगे तो हम इसमें भाग देते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 8 3 बार भाग जाएगा तो हम यहाँ पर 24 लिखेंगे और उसके बाद हमें प्राप्त होगा 6। उसके बाद हम यहाँ पर आगे 4 को नोट कर लेते हैं, ये संख्या हो जाएगी 64। तो 8 से जब 64 में भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा तो हम यहाँ पर 64 लिखेंगे और ये संख्या जो भागफल है वो पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि किसी संख्या में यदि उसके अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है तो संपूर्ण संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। तो चाहे वो संख्या 3 अंकों की हो, 5 अंकों की, 7 की या 10 की या 12 की, कितने भी अंकों की वह संख्या हो सकती है। हमें 8 के विभाजकता के नियम के लिए बस ये याद रखना होगा कि अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग चला जाए। तो इस प्रकार यह 8 के विभाजकता का नियम काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 9 के विभाजकता के नियम के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 9 का नियम है वो इस प्रकार काम करता है जैसे हमने देखा था कि 3 का नियम कैसे काम करता है। 3 के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और यही नियम 9 के लिए भी होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है अगर वो 9 से विभाजित होता है तो वह संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तब वह संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं और इसको जांच सकते हैं कि क्या यह नियम सही से काम करता है या नहीं। जैसे एक संख्या लेते हैं हम 5, 4 और 9। यदि इसके अंकों को देखें तो यहाँ पर 3 अंक हैं, एक 5 है, एक 4 है और एक 9 है। तो इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम इसके अंकों को योग करके देखते हैं कि कितना आता है। तो हम देखेंगे 5 + 4 + 9। 5 और जो 4 है वो दोनों मिलकर 9 बनाते हैं। 9 + 9 मिलकर 18 हो जाएगा। 18 में यदि हम 9 से भाग दें तो हमें 2 बार भाग प्राप्त हो जाएगा। तो नियम के अनुसार इस संख्या के जो अंक हैं उन सभी में 9 से भाग जा रहा है, अतः इस संपूर्ण संख्या में भी 9 से भाग जाना चाहिए। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। जैसे 9 से जब हम भाग देंगे 5 में भाग नहीं जाएगा तो हम 5 और 4 54 में एक साथ भाग देंगे तो 6 बार भाग जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 54। उसके बाद अगला अंक है 9, उसे उतारते हैं तो एक बार भाग जाएगा 9 और ये भाग पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह नियम भी काम करता है और इस संख्या में जब हमने भाग देकर देखा तो भाग प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या इस नियम का पालन करती है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए तो हम कह पाएंगे कि वह संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद हम संख्या 10 और संख्या 11 के विभाजकता के नियम के बारे में बात करेंगे। तो आइए उन दोनों को भी एक साथ देख लेते हैं। तो आइए अब हम देखो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि 10 का नियम कैसे काम करता है या फिर 10 का नियम क्या होता है और 11 का नियम क्या है। तो पहले हम 10 के नियम को जान लेते हैं। जिस संख्या के अंत में 0 हो तब वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इसका नियम सबसे आसान होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में हमें 0 दिखाई दे, 0 दिखाई देगा तो हम कह पाएंगे कि वह संख्या पूर्ण रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। जो इसके लिए कोई उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि 100, 200 या फिर 1000 या फिर 550। ये सभी संख्याएं वे हैं जिनके अंत में 0 है। अगर यहाँ पर 0 ना होकर कोई भी अंक 1 से 9 तक का कोई भी अंक होता तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होती। यहाँ पर 0 है, इस कारण से हम कह पाएंगे कि यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले नियम के बारे में जो है 11 का नियम।
पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। यह नियम है कि संख्या के दाईं ओर से, हम एक पहले कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 1 3 3 1। दाईं ओर का मतलब होता है जहां से हम संख्याओं को गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो उसके दाईं ओर से। तो हम लिखेंगे उसमें कि दाईं ओर से विषम स्थान के अंकों का योग। तो उसके जो विषम स्थान है, विषम स्थान का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 1 3 5 7 9 इस प्रकार की होती हैं वह संख्याएं विषम कहलाती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। और उन्हीं के स्थानों को विषम स्थान कहा जाता है, जैसे कि 1 और 3। अब उसके बाद देखें तो 5वां स्थान तो इसमें है नहीं, क्योंकि अंक जो संख्या है वो 4 अंकों की है। अब आगे विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान है 2 और 4, तो पहले विषम स्थान को लिख लेते हैं। तो विषम में देखिएगा, विषम और ये सम। विषम में है 1 प्लस और उसके बाद 3, तो इसका योग आता है 4। उसके बाद सम स्थान पर है 3 प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1, तो इसका सम आता है 4। उसके बाद है सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, जो इन दोनों का योग था उसका अब हमें अंतर करना होगा। अंतर का मतलब होता है घटा। तो हम इन दोनों को यदि अब हम घटा दें और उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है 11 से विभाजित हो जाए, तो 0 जो है वो सभी अंकों से विभाजित होती है। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा हमेशा ही कि 0 जो है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित होती है। इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या भी 11 से विभाजित हो रही है। तो विभाजित हो जाए तब वह संपूर्ण संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ये जो संख्याएं हैं, या तो यहाँ पर 11 आना चाहिए इन दोनों का अंतर, या फिर 22 आना चाहिए। जो 11 का गुणज होगा वह अगर यहाँ पर आता है तो यह संपूर्ण संख्या जो लिखी हुई होगी वह 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार 11 के नियम भी काम करता है। तो अब आइए हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, तो उसे भी हम देखेंगे। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं, जो है भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। पहले शब्दों को हम पढ़ते हैं ध्यान से कि जो भाज्य है, भाज्य का मतलब होता है जो भाजक हो, जिसमें भाग जा सकता हो, वह भाज्य कहलाता है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं जा सकता। अब किसका भाग जाएगा और किसका भाग नहीं जाएगा, हम अब उसके बारे में ध्यान देंगे। भाज्य को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है 12। 12 एक जो संख्या है, इसको अगर हम ध्यान से देखें और इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 1 जो है 1 से 12 में भाग जा सकता है। इसके बाद 2 से 12 में भाग जा सकता है। 2 के बाद 3 भी वह संख्या है जिससे 12 में भाग जा सकता है। और फिर 4 से भी 12 में भाग जा सकता है। और 6 से भाग देकर देखें तो 6 से भी 12 में भाग चला जाएगा। और उसके अलावा इसके बाद वाली जो संख्या है वो 12 ही होगी कि 12 से भी 12 में भाग जा सकता है। यदि किसी संख्या के पास 1 और स्वयं, तो हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के पास 1 और स्वयं के अलावा कोई और, एक तो 1 और एक स्वयं के अलावा कोई और संख्या ऐसी हो जो उसके गुणनखंड बनाती हो। 1 और स्वयं के अलावा यदि कोई संख्या उसके गुणनखंड बन जाती है या फिर बनाती है, तब वह संख्या भाज्य कहलाती है, क्योंकि उसमें 1 से तो भाग जा ही रहा है और स्वयं से भाग जाएगा। लेकिन यदि उसमें किसी और संख्या से भी भाग जा रहा है तो वह संख्या तब भाज्य कहलाएगी। तो हम ध्यान देंगे अब अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी और संख्या से भाग नहीं जाता। तो किसका भाग जाता है? मात्र 1 और स्वयं का। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ 1 से भाग जाता हो और उन संख्याओं में स्वयं से भाग जाता हो, तब वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें किसी और से भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य जो संख्याएं हैं, हम यहां लिखेंगे कि अभाज्य जो संख्याएं हैं वो 1 से 100
तक के बीच 25 होती हैं। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके बीच 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। अब इनमें हम कुछ संख्याओं को यहां पर देख भी लेते हैं कि वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले 2 सबसे छोटी संख्या होती है, इसमें हम 1 को शामिल नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो सभी में भाग भी दे सकती है और किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ ये नियम काम करता है कि जिसमें 1 से भाग जाता हो और स्वयं से भाग जाता हो। लेकिन अगर कोई संख्या 1 भी वही है और स्वयं भी वही, तो उसको अभाज्य नियम शामिल नहीं करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, 17, 19, 23 और इसी प्रकार की अन्य और संख्याएं। ये जो संख्याएं हैं जो हमें अभी यहाँ पर लिखी हैं, ये वे संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं में से किसी को भी अगर हम ध्यान से देखें तो उस संख्या में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। जैसे कि 5 है, 5 में 1 से ही भाग जाएगा या फिर 5 से भाग जाएगा। 13 है, 13 में भी 1 से भाग जाएगा या फिर 13 से भाग जाएगा। 23 है, 23 में 1 से भाग जाता है या फिर 23 से भाग जाता है। 19 है, 19 में 1 से भाग जाता है या फिर 19 से ही भाग जाता है। इस प्रकार जो भी संख्याएं हमारे सामने ऐसी आ जाए जिसमें या तो 1 का भाग जा पा रहा है या फिर स्वयं का भाग जा रहा हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं। लेकिन जो हमने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी है, इसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे जिसमें गुणनखंड के बारे में। वहां विशेष रूप से जरूरत होती है अभाज्य संख्याओं की, क्योंकि गुणनखंड का एक प्रकार होता है जिसमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं हमें संख्या के, वहां पर इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो इसे भी जान लें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है हम उस पर ध्यान देते हैं, वो है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती हैं, इनको हम जान लेते हैं। जो सम है और विषम, ये संख्याओं के वे प्रकार होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। यदि हम प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटें तो वह सभी संख्याएं सम संख्या और विषम संख्या में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। तो कैसे, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो उस पहली प्राकृतिक संख्याओं का जो पहला अंक है वो है 1, तो हम 1 को विषम कहते हैं। ऐसा क्यों, उसको भी हम आगे जानेंगे। और इसके बाद वाला जो अंक है 2, उसको सम कहा जाता है। इसके बाद जो अगला अंक है 3, वो विषम होता है और उसके बाद वाला अंक 4 वो सम होता है। और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कि पहला अंक सम विषम का है, दूसरा अंक सम का, तो तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो जो अंक 1, 3, 5, 7, 9 इन अंकों से बनते हों, 1, 3, 5, 7 और 9, जिन अंकों का निर्माण इन अंकों की वजह से होता है, या तो ये उनके अंत में पाए जाएं या फिर यही वो अंक हों, तो वे सभी अंक विषम कहलाते हैं। तो ये अंक विषम की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा अब सम किसे कहेंगे, जो अंक इनके अलावा बचे हुए हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, या तो यही अंक या फिर जिन संख्याओं के अंत में या फिर जिन अंकों के अंत में ये अंक हमें दिखाई दें, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये उनके प्रदर्शन से हमें पता चलता है कि वो जैसा दिखाई दे रही हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि संख्या सम है या फिर विषम है। इसके लिए एक नियम और काम करता है और वो होगा 2 की विभाजकता का नियम। 2 की विभाजकता का नियम। दो की विभाजकता का जो नियम है वो भी हमें यही बताता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी।
इसका मतलब है जो संख्या 2 से विभाजित हो रही हो, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह संख्या सम कहलाएगी, और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो और शेष फल में, याद रहे शेष फल हमेशा एक ही बचेगा, तो शेष फल में अगर हमें 1 प्राप्त हो तो वह संख्या विषम कहलाएगी। तो इसीलिए सम और विषम संख्याएं जो हैं ये हम चाहें तो उन्हें देखकर पहचान सकते हैं या फिर 2 की विभाजकता के नियम के अनुसार उन्हें जान सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं जो होगा सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। तो आइए अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सार्वगुणनखंड व सार्वगुणज के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सार्व शब्द यहाँ गुणनखंड और गुणज से पहले कैसे काम करता है या फिर ये हमें किस विशेष बिंदु की ओर इशारा कर रहा है। तो जो सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा गुणनखंड जो दी हुई सभी संख्याओं के लिए, सार्व का मतलब होता है सभी संख्याओं के लिए उपस्थित हो। जैसे एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। एक 2 संख्याएं हैं 12 और 28। जो ये हमारे पास संख्याएं हैं इनके यदि हम गुणनखंड करें तो हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। पहले 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाता है, और फिर 3 से भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो इसके गुणनखंड हमारे बन जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद 28 के गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देने पर 14 आता है, फिर 2 से भाग देने पर 7 आता है, फिर दोबारा 2 से भाग इसमें देंगे तो वो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर 7 से भाग देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था जो हम अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे थे उनमें 7 एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 7 से 7 में ही भाग जाएगा, तो अब 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद 28 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 7। ऐसे गुणनखंड जो हमारी संख्याएं थी उन संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हों वही उनके सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसको 2 लिखेंगे पहले, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है, उसे यहाँ लिखते हैं और दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 4। तो जो संख्या 12 और 28 के लिए सार्वगुणनखंड है वो होगा 4। तो हम यहाँ लिख पाएंगे तो इसका सार्वगुणनखंड बराबर 4 है। इसके बाद हम हमारे अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं, वो है सार्वगुणज। जो सार्वगुणज है, सार्वगुणज का मतलब होता है यदि हमें कोई 2 संख्याएं दे दी जाएं और उन संख्याओं के हम गुणज प्राप्त करें, तो एक ऐसी संख्या जो दोनों में ही उपस्थित हो, दोनों के गुणज में उपस्थित हो, तो वह सार्वगुणज कहलाता है। जैसे कि 3 और 5 ये 2 संख्याएं हैं। अब हम इनके जब गुणज लिखते हैं या फिर गुणज निकालें तो इनके गुणज में कोई ऐसी संख्या हो या कोई ऐसा गुणज हो जो दोनों के लिए ही उपस्थित हो, तब वह सार्वगुणज कहलाएगा। तो हम इनके गुणज लिख लेते हैं। तो 3 के गुणज जो हैं वो 3 के पहाड़े होंगे, और जो 5 का गुणज है वो 5 का पहाड़ा होगा। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इतना काफ़ी है। इसमें 5 के लिए लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इसके बाद हम ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में ही उपस्थित हो। यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ 6 कहीं भी उपस्थित नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 कहीं उपस्थित नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 कहीं उपस्थित नहीं है, यहाँ 15 है और इसमें भी 15 उपस्थित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 15 होगा वो दोनों में उपस्थित है, इसीलिए सार्व जो गुणज है 3 और 5 के लिए सार्वगुणज वो 15 होगा। तो इस प्रकार हम सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो सार्वगुणनखंड है वो इशारा करता है हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसे हम पहले यहाँ सार्वगुणज के नाम से पढ़ रहे हैं या सार्वगुणनखंड के नाम से और सार्वगुणज के नाम से पढ़ रहे हैं। वह विशेष रूप से इशारा करते हैं HCF और LCM के लिए। HCF और LCM जो है वो पूरा नाम होता है महत्तम समावर्तक
और लघुत्तम समापवर्त्य का। जो महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक और समापवर्त्य, जो महत्तम समापवर्तक है उसको कहा जाता है HCF, और जो लघुत्तम समापवर्त्य है उसको कहा जाता है LC और M। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो इशारा करती हैं सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज की ओर। जो सार्वगुणज होता है वो होता है LCM, जिसको हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, और जो सार्वगुणनखंड होता है ये होता है HCF। तो हम जैसे इस प्रक्रिया का उपयोग करके यहाँ पर गुणनखंड प्रक्रिया का उपयोग करके HCF निकालना या सार्वगुणनखंड निकालना सीख रहे हैं, वही हमें ध्यान दिलाता है कि कैसे हम HCF भी निकालेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इन्हीं में से होगा, लेकिन पहले हम आगे जानेंगे जो हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। तो हमारा अभी के लिए अगला टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंड। तो आइए उसे देख लेते हैं। तो आइए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष। तो पहले हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम गुणनखंड वृक्ष के बारे में। अभाज्य गुणनखंड जो है इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर भी कहा जाता है और जो गुणनखंड वृक्ष है इसको कहा जाता है फैक्टर 3। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि प्राइम फैक्टर जो है वो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं जिससे हम इनको जानेंगे, जैसे कि 60। एक संख्या हमारे पास मौजूद है 60, और जो संख्या 60 है इसका अंतिम अंक 0 है। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 से भी भाग जाएगा और इसमें 5 से भी भाग जाएगा और साथ में ही इसमें 10 से भी भाग चला जाएगा। और इसके अंकों को ध्यान से देखें, दोनों का योग करने पर हमें 6 प्राप्त होगा, मतलब इसमें 3 से भी भाग जा सकता है, और 2 से और 3 से दोनों ही संख्याओं से इसमें भाग जा रहा है, अतः इसमें 6 से भी भाग चला जाएगा। तो इस कारण यह एक संपूर्ण भाज्य संख्या है। जब यह एक भाज्य संख्या है तो हमें जो इसके टुकड़े करने हैं, जो इसके हमें गुणनखंड करने हैं, वो एक ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जो अभाज्य हों। तो हम इस प्रक्रिया में या फिर यहाँ इस टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जब हम उसके गुणनखंड करें तो उन संख्याओं से करें जो स्वयं अभाज्य हों। तो हम शुरू करते हैं सबसे छोटी संख्या 2 से। तो सबसे पहले 2 से इसमें भाग देंगे तो 30 बार भाग जाएगा। फिर ये संख्या 2 से फिर से विभाजित हो सकती है, तो फिर से 2 से भाग देंगे, हमें 15 प्राप्त होगा। अब उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो 15 में फिर अब हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो 5 बार भाग जाएगा, और 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार जो 60 है उसके जो गुणनखंड है वो प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो सकती है जिसको इसी विधि के द्वारा सबसे छोटी संख्या से हमें शुरुआत करनी होती है, और लगातार हम अभाज्य संख्याओं का क्रम के अनुसार पालन करते हैं और उनसे भाग देकर देखते हैं। जब अंत में हमें कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिसमें भाग किसी से नहीं जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो या तो 1 से उसमें भाग जाएगा या फिर स्वयं से उसमें भाग जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष हमें यह दर्शाता है कि कैसे किसी संख्या को इस प्रकार तोड़ा जा सकता है जैसे शाखाएं होती हैं। जैसे एक पेड़ जो है वो जमीन से ऊपर की ओर चलता है तो उसकी छोटी छोटी शाखाएं बनती हुई चली जाती हैं, और एक शाखा में से भी अनेक शाखाएं बनती हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वही यहाँ गुणनखंड वृक्ष में जानने को हमें मिलता है। तो इसके लिए हम बिल्कुल यही उदाहरण लेंगे, जो 60 है उसे हम यहाँ लेते हैं और उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 60 लिखते हैं। 60 लिखने के बाद हम यहाँ जब इसके गुणनखंड वृक्ष के अनुसार इसके गुणनखंड करेंगे तो उसके बाईं ओर हम उस संख्या को लिखेंगे जिससे हम इसमें भाग दे रहे हैं और दाईं ओर हम उस संख्या को लिखेंगे जितनी बार उससे भाग गया है। तो देखिए,
तो हम इसके 2 टुकड़े करते हैं। पहले सबसे पहले 2 से भाग दिया तो यहाँ पर हमें 30 प्राप्त होगा। अब यहाँ 2 संख्याएं हैं, जो दोनों ये संख्याएं हैं, इन दोनों में 2 में तो किसी से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से ही भाग जाएगा या फिर 1 से। लेकिन 30 एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम गुणनखंड वृक्ष में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में परिवर्तित करते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर से आगे बढ़ाते हैं और इसको 2 भागों में बांट देते हैं। फिर से 2 से भाग देंगे, फिर 15 आएगा। फिर 15 के 2 टुकड़े करते हैं, 3 से भाग देंगे और हमें 5 प्राप्त होगा। अब इन सभी में एक संबंध होता है। संबंध क्या होगा? किसी भी संख्या के जो 2 सिरे होंगे उनको गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। और नीचे दी हुई किसी भी एक स्तर पर, जैसे इस स्तर पर ये 2 संख्या दी हुई हैं, यदि इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से गुणा करें तो इससे ऊपर की संख्या में प्राप्त होगी। या फिर हम एक दिशा से, जैसे बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ एक ही दिशा में चलें तो हमें प्राप्त जो गुणनफल है वो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो ऊपर दी हुई है। जैसे 2 को 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 होगा, 4 का गुणा हम जब 15 से करें 15 चौके 60 होगा। इसके अलावा हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। 5 का गुणा हम 3 से करें तो 15 प्राप्त होगा, 15 का गुणा 2 से करेंगे 15 दूना 30 होगा, 30 का गुणा 2 से करने पर फिर से हमें 60 प्राप्त होगा। तो इस प्रक्रिया को, यदि कोई बड़ी संख्या हो तो हम एक बड़ा गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे, उसमें जब इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमें प्रत्येक स्तर पर समान गुणनखंड वृक्ष से वही हल प्राप्त होगा जो ऊपर संख्या दी हुई है। तो इसमें अब इतना ही। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं, तो आइए उसे देख लें। तो आइए अब हम हमारे अंतिम टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं, जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जो है उसका मतलब होता है HCF। HCF को अगर हम पूरा इसको समझें तो इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाईएस्ट होता है, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर होता है। LCM का पूरा जो नाम है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब कम से कम, कॉमन का मतलब ओवेनेस्ट और मल्टीपल का मतलब गुणनखंड। तो अब उसके बाद में मल्टीपल का मतलब गुणज होता है। अब हम यहाँ पर गुणनखंड और गुणज को ही पढ़ेंगे जो हमने सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज में पढ़ा था। तो इसको हम जान लेते हैं कि कैसे महत्तम समापवर्तक को छोटे रूप में या छोटे नाम के अनुसार में से और लघुत्तम समापवर्तक को लैसे कहा जाता है, जिसे आप अधिकतर अपनी सवालों को पूरा करने के लिए काम में भी लेते होंगे। तो इन्हें मैसे और लैसे के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे किसी संख्याओं के लिए मैसे लिया जाता है और कैसे हम लैसे को हल करते हैं। तो हम पहले 2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि संख्या है हमारे पास 26 और 32। 2 संख्याएं, एक 26 है और एक 32 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके लिए मैसे क्या होगा। मैसे के लिए आवश्यक होता है, मैसे और लैसे दोनों के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम इनके गुणनखंड करते हैं। लेकिन जब मैसे निकालना होता है तब गुणनखंड अलग अलग किए जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये याद रहे। जो मैसे होता है तब गुणनखंड अलग अलग होंगे। गुणनखंड हमें अलग अलग करने हैं। और जब लैसे निकालना हो तब गुणनखंड एक साथ करने हैं, एक साथ करने हैं। तो आइए अब इसको हम हल करके देख लेते हैं। जब 26 के गुणनखंड करते हैं तो 26, और इसमें हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। और जो 13 है, 13 में एक अभाज्य संख्या है 13, इस कारण से 13 में 13 से ही भाग जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक आ जाएगा इस वजह से। अब यहाँ आगे लिखेंगे 32 जो है, 32 में 2 से भाग देते हैं तो 16 प्राप्त होता है। फिर 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 आएगा। 2 से 8 में भाग देंगे 4 प्राप्त होगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा। और 2 से 2 में भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा। हमें गुणनखंड की प्रक्रिया तब तक करनी होती है जब तक हमें उस संख्या के नीचे अंत में 1 प्राप्त ना हो जाए। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो 26 है, 26 के गुणनखंड 2 गुणा 13 थे
और यहाँ जो 32 है उसके गुणनखंड 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 होगी। 2 की घात 5 क्यों है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 5 बार लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 जो है उसको हम 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं कि 2 घात 5, तो ये 32 के गुणनखंड होंगे। तो अब यहाँ पर जो मैसे है, मैसे का मतलब है जो गुणनखंड दोनों में उपस्थित हो वह मैसे कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 2 उपस्थित है और यहाँ पर भी एक बार 2 उपस्थित है, लेकिन इसके बाद यहाँ 13 उपस्थित है और यहाँ पर 13 नहीं है। तो हम आगे इसके पास कोई और गुणनखंड नहीं है तो इस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे। तो जितने भी इसके पास 2 बचे हुए हैं वो हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। तो दोनों तरफ जो अंक उभयनिष्ठ होता है, एक जैसा आता है, वही उसका गुणनखंड कहलाता है। कौन सा गुणनखंड होगा वो? जो दोनों में एक जैसा हो। तो इसके बाद ये मैसे होगा। मैसे को महत्तम समावर्तक के नाम से जानेंगे हम, जिसमें अब हम लिख पाएंगे 26 और 32 का जो मैसे है वो 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका अगला जो सवाल है वो लय से, कि लय से हम कैसे निकालेंगे दोनों संख्याओं के लिए। तो 26 और 32 को यदि एक साथ लिया जाए तो कैसे हम उसके लिए लय से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक साथ लिखेंगे पहले 26 और 32। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर 26 में 13 बार भाग जाएगा, 32 में 16 बार भाग जाएगा। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इस कारण 13 में अब हम भाग की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम उस संख्या में तब तक उसी संख्या से भाग देंगे जिससे भाग चल रहा था। तो 2 से भाग जा रहा है तो 2 से हम भाग देते रहेंगे। इसमें पहले तो 2 से भाग दिया तो यहाँ 13 को 13 ही रखेंगे, इस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको 8 लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, ये 13 रहेगा और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 4, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 13 आएगा और उसके बाद अब यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे और उसके बाद यहाँ पर 13 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक संख्या पूर्ण रूप से 1 में परिवर्तित हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरी संख्या में भाग हम दे सकते हैं। तो अब हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है। तो इस प्रकार दोनों के संख्याओं के एक साथ हमने गुणनखंड किए और जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वही संख्या हमारे लिए मैसे कहलाएगी। कैसे अब उसे हम लिख सकते हैं, देखो ये 2 को 2 के साथ लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिखेंगे पहले हम, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर भी हमने देखा 32 के गुणनखंड जब किए थे वो भी 5 प्राप्त हुए थे। इसका मतलब इन सब का जो गुणा है वो 32 ही होगा। और उसके अलावा यहाँ 13 भी था, 13 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 32 गुणा 13। अब इसके हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 13 गुणा 2 करने पर हमें 13 दूनी 26, 6 प्राप्त होगा, 2 हासिल होगा। 13 गुणा 3 करने पर 13 3 39 और 2 जोड़ने पर 41 आएगा। तो इस प्रकार जो इनका लैसे है या फिर जो इनका एलसीएम है वो हमें 416 प्राप्त हुआ है। अब जो ये लैसे और जो मैसे है वो किस संख्या की ओर इशारा करते हैं, ये हमें बताते हैं कि 2 जो हमें प्राप्त हुआ था मैसे में वो एक ऐसी संख्या है जो यहाँ दी हुई दोनों संख्याओं में भाग दे सकती है। 2 से इन दोनों में भाग चला जाएगा। और लेकिन लय से हमें एक ऐसी संख्या देता है जिस संख्या में इन दोनों संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये दोनों संख्या स्वयं इसमें भाग दे सकती हैं और पूर्ण रूप से इसे विभाजित कर देंगी। तो इस प्रकार लय से निकालते हैं हम और इस प्रकार मैं से। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे हमारे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए देखते रहें और धन्यवाद।